यस बच्चों, आज की क्लास में हम 6 एंट्रेंस के जो चैप्टर पढ़ाएंगे वो नंबर सिस्टम है, इसके अलावा रोमन नंबर्स है, इसके अलावा आपका एक मेंसुरेशन है और एक मेजरमेंट है। ये सारे चैप्टर को हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अभी बुक किसी को नहीं खोलनी, बस इसको बंद कर दो। प्रॉपर मेरी तरफ फोकस करना है, सभी बच्चों को प्रॉपर्ली सुनना है और जहां कहीं मैं नोट करने का बोलूंगा वो चीज नोट करनी है। तो सबसे पहले जो हम आज शुरू कर रहे हैं बच्चों, वो नंबर सिस्टम और आपका नंबर सिस्टम के साथ में रोमन नंबर्स। हालांकि इन दो चैप्टर को कंबाइन करके रखा गया है, जिसके अंदर हम नंबर सिस्टम में कुछ उन नंबर्स को जानेंगे कि नंबर्स किस तरह के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानेंगे कि नंबर्स कितने तरह के होते हैं। हाथ से कभी नोट नहीं करना है, जब फोकस करना है, सुनना है। जब मैं नोट करने का बोलूंगा तब करना है। तो नंबर सिस्टम के अंदर हम ये जानेंगे कि नंबर बेसिकली आपको अभी जो स्टैंडर्ड पर पढ़ने हैं बच्चों, वो कौन कौन से नंबर पढ़ने हैं, कितने तरह के। देखो, सबसे पहले यहाँ आप जो है होल नंबर को पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आप नेचुरल नंबर को पढ़ेंगे, उसके बाद आप इवन नंबर को पढ़ेंगे बच्चों, और उसके बाद आप ऑड नंबर को पढ़ेंगे, और उसके बाद आप निगेटिव यानी इंटीजर कह सकते हैं उसको पढ़ेंगे। ये सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, आप समझ लें। तो इस हिसाब से ये जानना है जरूरी कि यहाँ पर होल नंबर क्या होता है। अब होल नंबर जिस बच्चे से जब मैं पूछूंगा तब आप लोग बताएंगे। फिलहाल यहाँ मैं समझा रहा हूं तो सारे ठीक है। तो होल नंबर की स्टार्टिंग जिसकी 0 से होती है वो आपका होल नंबर है। 0, 1, 2 एंड आपका चल रहा है इस तरह से, और ये आपका होल नंबर इन्फिनिटी का साइन। लेकिन नेचुरल नंबर की बच्चों बस इतना सा याद रखना है कि यहाँ पर 1 से स्टार्ट, 1, 2, 3 एंड इन्फिनिटी तक जाएगा, सो ऑन। इवन नंबर की बात करेंगे बच्चों तो जो 2 के मल्टीपल होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, ये सब आपको मैम ने या और टीचर ने आपको पढ़ाया है जरूर है। मैं यहाँ पर इस तरह इसलिए क्लास दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आपके कई सारे चैप्टर एक बार रिवाइज हो जाएंगे, और कहीं डाउट रहेगा तो आप पूछ भी सकते हैं। ऑड नंबर आपका 1, 3, 5 एंड 7 एंड 9, ये सारे नंबर आपके ऑड होते हैं जो 2 के मल्टीपल या डिविजिबल नहीं होते हैं। निगेटिव इंटीजर कह सकते हैं, नंबर लाइन के ऊपर माइनस के साइन के साथ देखते हैं, वो आपके निगेटिव इंटीजर होते हैं, इस तरह से बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद आपको नंबर्स के बारे में ये बेसिक था। इसके अलावा नंबर और कितने तरह के होते हैं ये जानना भी जरूरी है। अब अगर हम आगे फर्दर बात करेंगे तो नेचुरल नंबर के अपने आप में 3 टाइप्स हैं। एक आता है प्राइम नंबर, ये नेचुरल की कैटेगरी में आता है। एक आता है बच्चों कंपोजिट नंबर, तो कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट आता है आपका परफेक्ट नंबर। तो इस तरह से 3 टाइप के नंबर हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर बात करेंगे प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर आर दोज नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, ठीक है। प्राइम नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। एक 1 होता है और एक वो नंबर खुद होता है। बात समझ में आती है? तो प्राइम नंबर मैंने क्या बोला बच्चों? प्राइम नंबर जिसके 2 फैक्टर्स, ओनली 2 फैक्टर्स, ऐसे लिख देते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स, ठीक है बच्चों। इसके कितने फैक्टर्स होते हैं बच्चों? 2 फैक्टर्स होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? एक 1 होता है एंड नंबर इटसेल्फ, और वो नंबर खुद होता है। तो ये बातें सभी बच्चे इस बात को जानते हैं अच्छे से कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। अगर हम बात करेंगे बच्चों कंपोजिट नंबर की, तो कंपोजिट नंबर जो होते हैं वो आपके जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो आपके कंपोजिट नंबर होते हैं। नहीं, 3 बजे तक मैं क्लास ले रहा हूँ। अभी एंट्रेंस का सेकंड आज उसके बाद ठीक क्लास कंटिन्यू चल रही है, पढ़ रहे हैं आप। उसके बाद कोई शेड्यूल नहीं, ठीक है। अब इसमें आपका कंपोजिट क्या होता है भाई? कंपोजिट नंबर वो है जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर है। नॉर्मली सब जानते हैं मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है बच्चों। इसका एग्जांपल क्या होगा? मोर देन 2 फैक्टर्स। इसका एग्जांपल 6 हो सकता है, 4 हो सकता है, ठीक है, 9 हो सकता है, 8 हो सकते हैं, बहुत सारे ऑड भी हो सकते हैं, इवन भी हो सकते हैं, समझ रहे हैं। अगर देखो मैं 9 की एग्जांपल लेता हूं आपके सामने। 9 की बात करेंगे तो भाई इसका फैक्टर एक 1 होगा और एक फैक्टर 3 होगा और एक फैक्टर खुद 9 होगा। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पर 2 से ज्यादा फैक्टर है, क्योंकि बेटा 1 इज अ फैक्टर ऑफ 1 जो है वो हर नंबर का फैक्टर है ना। 1 फैक्टर हर नंबर का होता है और 9 जो है वो अपने आप का भी फैक्टर होगा। तो इस बात से समझ में आता है कि हर नंबर अपने आप का भी फैक्टर है और 1 हर नंबर का फैक्टर है, ये याद रखना है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ प्राइम नंबर में, इसके एग्जांपल 2 हो गया, इसके एग्जांपल 3 हो गया, 5 हो गया और 7 हो गया, क्या 9 होगा? अब कंसेक्यूटिव चल रहे तो बच्चा सोचते हैं कि यहाँ पर 9 होगा, लेकिन 9
नहीं होगा, 11 है, 13 है, 15 नहीं होगा, 17 होगा, है ना, इस तरह से। अब इसके अलावा यहाँ पर आपको ओके उनसे बॉटल रखवा दीजिए अंदर ऑफिस में। नहीं, सिर्फ ऑफिस में रख दे उठा करके। कोई बच्चा है क्या? ओके, और 2 बच्चे आप लोग जाओ पकड़वा करके ऑफिस में बॉटल सिर्फ रख दो वहां, उसके बाद ठीक है। यहाँ बेटा मैं बता रहा था कि प्राइम नंबर क्या है, जैसा मैंने अभी बताया आपके, जिसके 2 फैक्टर होते हैं, एक 1 एक नंबर खुद होता है। इसी तरह से कंपोजिट नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, जैसा कि आपको नजर आ रहा है। और परफेक्ट नंबर क्या होते हैं बच्चों? परफेक्ट नंबर जो हैं वो 6 and 28 है। क्या है? 6 and 28 है। परफेक्ट नंबर क्या है? 6 and 28। तो 6 and 28 ये 2 परफेक्ट नंबर है। लेकिन ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको कैसे समझना है कि ये बिटवीन 100 1 to 100 1 से 100 के बीच में बच्चों, किसमें? 1 से 100 के बीच में 2 नंबर हैं, एक 6 है बच्चों, एक 28 है। 1 से 100 के बीच में परफेक्ट नंबर कितने हैं? 2 नंबर है। वो कौन कौन से हैं बच्चों? 6 और 28। अब सवाल इस बात का है कि भाई हमने प्राइम को जान लिया कि प्राइम नंबर की पहचान क्या है, हमने कंपोजिट को जान लिया कंपोजिट नंबर की पहचान क्या है, हमने परफेक्ट को जानना है कि उसकी पहचान, उसकी आइडेंटिटी क्या होगी। तो यहां हमें यह समझना है कि भाई परफेक्ट नंबर के लिए किस तरह दिखता है, कैसे रहता है। देखो जरा, 6 के अगर मैं फैक्टर करता हूं बच्चों, एक 1 होगा, एक 2 होगा, एक 3 होगा और एक खुद 6 होगा। यही तो सारे फैक्टर कवर हो रहे हैं, क्योंकि 1 हर नंबर का फैक्टर है और हर नंबर अपने आप का फैक्टर है, और बाकी जो फैक्टर है वो 2 और 3। अब जरा देखो, इसकी आइडेंटिटी ये रहेगी जब हम सारे नंबर का सम करेंगे 1 + 2 + 3 + 6, तो तब इसका आंसर वही आएगा, जो नंबर है उसका डबल आएगा। एक तरीका ये, और एक दफा ये होगा कि जो नंबर है वही आएगा जब उस नंबर का जो सेल्फ फैक्टर है वो नहीं लेते हैं। बात को ध्यान से सुनना आसिक, मैं कह रहा हूं कि एक 1 फैक्टर है, एक 2 फैक्टर है, एक 3 फैक्टर है, एक 6 है, तो 6 तो सेम हो गया। जब हम सेम वाले फैक्टर को भी और सारे फैक्टर के साथ जोड़ते हैं तो उसका आंसर उस नंबर से डबल आता है, तो वो परफेक्ट कहलाता है। बात सबके समझ में आ रही है। इसी तरह से यहां पर बच्चों, अगर मैं सिर्फ ऐसे करता हूं, मान लीजिए कि मैंने यहां पर 1 किया, यहां 2 किया, यहां 3 किया, तो इन तीनों का अगर सम किया तो तब इसका आंसर बनता है 6, यानी उस और 6 के इक्वल आ रहा है। यहाँ पर बात समझ में आ रही? देखो ये 6 के इक्वल आ रहा है। तो इस नंबर की पहचान क्या है कि ऐसा नंबर उसको चेक करना हो कि भाई वो परफेक्ट है या नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना है बच्चों? उसके लिए क्या करना है फिर कि उस नंबर के जो भी फैक्टर्स हैं, फोकस करने की जरूरत है, माइंड डाइवर्ट हो जाता है आपका। यहां उस नंबर के जो भी फैक्टर है उन फैक्टर का सम करो तो वही नंबर आंसर आ जाएगा। या उस नंबर के जो भी फैक्टर हैं तो उनमें जो नंबर और गिवन है, मतलब जो नंबर है, जैसे 6 है तो 6 भी अगर उस फैक्टर में इंक्लूड होता है, जब सेल्फ फैक्टर आता है वो फैक्टर नंबर खुद फैक्टर की शक्ल में बन के आता है, तो उस वक्त उसका सम डबल होगा। 2 पहचान है। बात समझ में आ गई? क्या बताया मैंने कि जैसे कि अगर मैं यहां पर 28 की बात करूंगा बच्चों, जरा आप लोग बताइए, 28 के फैक्टर एक 1 होगा, एक आपका 2 होगा, एक आपका 4 होगा, 7 होगा और 14 होगा और 28 होगा। अब जब मैं, ये तो सेल्फ फैक्टर हो गया ना, 28 तो सेल्फ फैक्टर हो गया, यानी उस नंबर का खुद फैक्टर है, वही नंबर है ना। तो अगर मैं इन सब का सम करूंगा बेटा, तो सम करने पे इन सब का कितना आएगा? 28 आएगा। कितना आएगा सम करने पे? 28 आएगा। इस बात से इन सब का सम करने पे 28 आएगा, तो ये इसके इक्वल ही आ रहा है। लेकिन अगर उस नंबर को भी एज अ फैक्टर लिया जाता है जो नंबर गिवन है, तो तब उसका सम कितना आएगा प्यारे बच्चों? 28 में 28 और जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। और 56 क्या होता है प्यारे बच्चों? ये डबल होता है। क्या होता है? डबल होता है। याद ऐसे रखना है। तो ये एक परफेक्ट नंबर का पहचान थी। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार जरा देखें। यहाँ पर हमने जो नंबर्स के बारे में पढ़ा, क्या पढ़ा कि भाई नंबर कितने तरह के हैं? होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं बच्चों? अब आप लोग बताइए, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, होल नंबर क्या होते हैं? जिसकी स्टार्टिंग 0 से होती है और कहां तक जाते हैं प्यारे बच्चों? इंफिनिटी तक जाते हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं बच्चों? 1 से शुरुआत होते हैं। अब इसकी कहां तक जाते हैं? इंफिनिटी तक जाते हैं। ऑड नंबर क्या होते हैं? ऑड नंबर जो 2 के डिविजिबल नहीं होते हैं, जो 2 से नहीं कटते हैं। बात समझ में आएगी नन्हे मुन्ने बच्चों? इवन नंबर क्या होते हैं? जो 2 के टेबल में आते हैं या 2 से कट जाते हैं। निगेटिव इंटीजर आप लोग जानते हैं, नंबर लाइन के ऊपर लेफ्ट साइड में जो शो करते हैं माइनस में, है ना, वो निगेटिव इंटीजर। इस तरह से उसके बाद फिर हमने क्या बताया कि नेचुरल नंबर के अपने आप में सब टाइप्स हैं। ये टाइप्स किसके थे? नंबर्स के थे। अब किसी नंबर के टाइप्स होंगे उसे बोलेंगे सब टाइप्स। और इसके कितने सब टाइप्स हैं प्यारे बच्चों? प्राइम है, कंपोजिट है और परफेक्ट है। 3 टाइप्स हैं। कौन कौन से? प्राइम, कंपोजिट और परफेक्ट। तो भाई प्राइम नंबर को कैसे पहचानना है?
जिसके सिर्फ बोलो भाई, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं। कौन कौन से? 3 के फैक्टर कौन से होंगे? 5 के फैक्टर कौन से होंगे? 7 के फैक्टर कौन से होंगे? 7। वेरी गुड, समझ में सबके आ गया है? ये बात दिमाग में रहेगी। दिमाग में लंबे वक्त तक रखने के लिए आपको सेम डे रिवाइज करना होगा, सेम डे रिवाइज करना होगा। आज 3 बजे 3:30 बजे तक जो भी क्लास चलेगी आपकी, उसके बाद आज शाम तक आप लोगों को रिवाइज करना है घर जाकर के अच्छे से। और जितना भी मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ उसके फोटोज लेकर के, उसकी वीडियो तो आपको मिलेगी, तो उसी में से आप स्क्रीनशॉट लेकर के या उसका दूसरे मोबाइल से फोटो ले लेते हैं, फोटोज लेकर के आप लोग नोट जरूर करेंगे प्रॉपरली, ठीक है? हर एक बच्चे की नोटबुक भी होना चाहिए। और एक लॉन्ग टाइम तक याद रखने का बेस्ट तरीका है कि सेम डे विद इन 6 आवर्स में रिवाइज करना है। सेम डे विद इन 6 आवर्स में रिवाइज करना है। बात समझ में इतनी आती है सबके? सब फोटो लो बेटा, ये फोटो भी शेयर कर देंगे, वीडियो भी मिल जाएगी आपको, वीडियो रिकॉर्ड है, ठीक है? इतना सबका क्लियर रहेगा। अब इसके बाद ये बताइए कि प्राइम नंबर के बाद बच्चों हमने कंपोजिट नंबर पढ़ा, तो भाई कंपोजिट नंबर के कितने फैक्टर हैं जरा बताओ? 2 फैक्टर कंपोजिट के। अभी हमने बताया प्राइम के 2 फैक्टर होते हैं, तो क्या कंपोजिट के भी 2 हो सकते हैं? क्या कंपोजिट के भी 2 हो सकते हैं? अभी आप बताइए माहिदा। नहीं हो सकते। कितने फैक्टर होंगे आप यहाँ कंपोजिट के? हमेशा 2 से ज्यादा। मैंने इधर मेंशन किया है बेटा मोर देन 2 फैक्टर्स, इधर मेंशन किया है बेटा मोर देन 2 फैक्टर्स। दिख रहा है सबको? कितने फैक्टर हैं? 2 से ज्यादा फैक्टर हैं। कितने फैक्टर हैं? अब चाहे वो 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 10 हो, चाहे 50 हो बेटा, ठीक है? बात समझ में आ रही है सबके? तो इस तरह से आपको याद रखना है, कोई भी ऐसा नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं यहां से, तो वो कहलाता है कंपोजिट। क्या कहलाता है? कंपोजिट का एक और इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा, लिखवाऊंगा यहाँ पर, जरा इससे रिलेटेड सुनिए। सबसे छोटा कंपोजिट 4 होता है, सबसे पहला कंपोजिट 4 होता है, सबसे छोटा सबसे छोटा प्राइम 2 होता है, और 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। इसके अलावा बाकी जितने प्राइम है वो सारे के सारे बच्चों ऑड होते हैं, सारे के सारे क्या होते हैं? ऑड होते हैं। बात समझ में आ रही है? मैंने क्या कहा कि किसी भी चीज को एक लॉन्ग टाइम तक याद रखने के लिए क्या करना होता है? सेम डे रिवाइज करना होता है, सेम डे रिवाइज करना होता है। रिवाइज करने का तरीका क्या है कि घर गए और सर ने क्या पढ़ाया या मैम ने क्या पढ़ाया है उसको देखा और एक बार ऊपर से नीचे तक नजर मार ली। क्या वो रिवीजन का बेहतर तरीका है? कैसे रिवाइज करते हैं आप लोग? कैसे रिवाइज करते हैं बताइए? रिवीजन का तरीका क्या है? क्वेश्चंस लगाते हैं। वो एक सेल्फ प्रैक्टिस होगी। जो कुछ पढ़ा है आपने उसको एक बार देखा, पढ़ा और उसको नोट किया। 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितना ज्यादा आप कर सकते हैं। अगर कोई चीज ऐसी है कि जहां पर आपको लगता है भाई कि ये मुश्किल आ रही है या उसको आसानी से दिमाग के अंदर नहीं फीड हो रही है, तो आपको उसको 3 से 4 बार लिख करके प्रैक्टिस करनी है। दिस इज द बेस्ट वे ऑफ प्रैक्टिस। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से सबको करना है। और जो नालायक आज छुट्टी पर हैं, 6 के कई नालायक बच्चे हैं जो छुट्टी कर रहे हैं, मैं इसलिए नालायक बोल रहा हूं क्योंकि इन बच्चों को आना था, ये आए नहीं। अब जो नहीं आए तो उन बच्चों को क्या करना है? नालायक बोलना है। क्यों बोलना है भाई? क्योंकि उन्होंने आज की क्लास स्किप कर दी, और इसलिए ये बात कही जा रही है कि उन नालायकों को ये वीडियो जरूर दिखाइएगा और उनकी कॉपी में भी ये नोट होना चाहिए जितना मैं पढ़ा रहा हूं। फोटो ग्रुप के अंदर भेज दिए जाएंगे। अब जरा आगे सुने। परफेक्ट नंबर क्या है भाई? बताइए सब लोग। कंपोजिट और प्राइम सबका क्लियर? मैंने एक बार फिर से बता देना है कि नंबर्स टोटल कितने तरह के भाई? जल्दी बोलिए। 5 टाइप्स के। कौन कौन से? और नेगेटिव। ओके, अब इसके बाद इसमें से नेचुरल के टाइप्स कितने हैं भाई? 3। कौन कौन से? परफेक्ट। प्राइम और कंपोजिट को हम बता चुके हैं। परफेक्ट में मैंने ये भी बता दिया, लेकिन एक बार आप लोग बताएं कि परफेक्ट नंबर को कैसे पहचानना है और 1 से 100 के बीच में कौन से परफेक्ट नंबर होते हैं? कौन कौन से? 1, 6 और 28। उसकी पहचान ये है कि जब उस नंबर के सभी फैक्टर का सम किया जाएगा तो उसका आंसर क्या आएगा बच्चों? वही 28 नहीं, वही नंबर आ जाएगा। अब वो 28 के अलावा तो भाई 1 से 100 के बीच में 6 और 28 है, लेकिन 100 से ऊपर तो और भी हो सकते हैं ना। ऐसे समझो बच्चों। तो यहाँ पर 6 और 28 जो हैं ये आपके 2 ऐसे नंबर हैं जो 1 से 100 के बीच में आते हैं। सिर्फ 2 नंबर जो कहलाते हैं परफेक्ट। ओके बच्चों, लेकिन परफेक्ट की पहचान क्या है? मैंने क्या बताया? परफेक्ट की पहचान है कि उस नंबर के सभी फैक्टर का सम कर दो, जोड़ दो, ऐड कर दो। बात समझ में आ गई? तो जब जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो भाई वही नंबर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने 6 का लिया बच्चों, तो 6 के 1 2 3
3 फैक्टर बनते हैं और इन तीनों का सम करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। और जब अगर मैं उस नंबर को, क्योंकि ये भी बात आपको बताई गई कि हर नंबर अपने आप का फैक्टर होता है बच्चों, तो जब वो अपने आप का फैक्टर है प्यारे बच्चों तो उस नंबर को भी ऐड करेंगे तो तब उस नंबर का आंसर डबल आएगा। तो ये दोनों आइडेंटिटी अप्लाई होती है, लेकिन कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि जब उस नंबर को ऐड करते हैं तब डबल आता है, जब उस नंबर को ऐड नहीं करते बाकी उसके अलावा सारे फैक्टर कवर करते हैं तब क्या आएगा, तब सेम नंबर आएगा। बात समझ में आ गई। अब इसके बाद आपको जानना है कि भाई प्राइम नंबर की एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, 1 से 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर आते हैं। 6 एंट्रेंस के अंदर ये क्वेश्चन पिछले 10 सालों में 3 से 4 बार पूछा गया है। कितनी बार? 3 से 4 बार 10 साल में पूछा गया है। कि और किस तरह पूछा गया है, कभी ये पूछ लेते हैं कि 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम है, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 to 100। कभी पूछा जाता है कि भाई प्राइम नंबर जो है 1 से 50 के बीच में कितने हैं। कभी पूछा जाता है कि 51 से यानी 51 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं। बात समझ में आ रही है। तो याद कैसे रखना है मैं आपको बताता हूं आज की। 1 से 100 के बीच में जो प्राइम नंबर है वो टोटल कितने प्यारे बच्चों, 25। और 1 से 100 के बीच में, और 1 से 50 के बीच में 15 प्राइम नंबर है, 15 प्राइम नंबर है। 1 से 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं, 15, 15। समझ में आ गई बात। मैं 15 बोल रहा हूँ, 50 नहीं बोल रहा हूँ, है ना। अब इसी तरह से 51 से 100 के बीच में कितने प्राइम है, 10। तो क्योंकि आपने जाना कि 1 से 100 के बीच में भाई 25 होते हैं, अब जाहिर है कि 1 से 50 के बीच में अगर 15 कवर कर रहे हैं तो 51 से यानी 51 से 100 के बीच में कितने प्राइम हो जाएंगे, 10। ये तीनों कैलकुलेशन आपको याद रखने हैं, इससे एक क्वेश्चन जरूर आएगा बच्चों। बात समझ में आ गई। अब मैं यहां लिखकर बता देता हूं एक बार आप लोगों को। याद रखना कि 1 से प्राइम नंबर के बारे में याद रखना है, इससे क्वेश्चन बनेगा बेटा। 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, 25 प्राइम नंबर होते हैं प्यारे बच्चों। याद ऐसे रखेंगे 25 प्राइम नंबर। ओके। अब इसी तरह से प्यारे बच्चों यहां पर 51 से 100 के बीच में, 51 से 100 के बीच में आपके कितने बताए मैंने, 10। लेकिन इससे पहले एक और लिख देते हैं, 1 से 50 के बीच में, 1 से 50 के बीच में 15 प्राइम नंबर। कितने बच्चों, 15 प्राइम नंबर। याद रहेगा सबको, ये 15 प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है बच्चों। इसी तरह से 51 से 100 के बीच में 10 प्राइम नंबर्स होते हैं। कितने होते हैं बच्चों, 10 प्राइम नंबर्स। अब ये चीजें जो मैंने 3 बातें यहां बताई हैं सबको याद रखना है। इसके अलावा एक और चीज याद रखनी है। इसके अलावा क्या याद रखना है कि भाई कंपोजिट पे भी कभी कभी क्वेश्चन आता है। अब कंपोजिट पे कैसे आएगा, ये बात क्लियर हो गई। 1 से 100 के बीच में, 1 से 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर बच्चों आते हैं। तो 1 से 100 के बीच में कंपोजिट कितने होंगे, 70। कुछ बच्चे 75 समझ रहे हैं क्योंकि उनका कैलकुलेशन वहां गलत नहीं है, क्योंकि वो ये सोच रहे हैं कि भाई 25 प्राइम है तो बच्चे 75 वो कंपोजिट होंगे। ये बात ठीक है, लेकिन बेटा 1 जो होता है वो ना तो प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट होता है। बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से आपको ये याद रखना है बच्चों कि 1 से 100 के बीच में 25 प्राइम है, 1 से 50 के बीच में 15 प्राइम है और 51 से यानी 51 से 100 के बीच में 10 प्राइम है। बात समझ में आ चुकी है। कंपोजिट की बात करेंगे, 1 से 100 के बीच में, 1 से 100 के बीच में 74 प्राइम है। कितने भाई, 74। अब सवाल इस बात का उठता है कि 1 74 ये 25 ये, तो एक क्या है, यानी 1 यहां लिख लेंगे। 1 इज, इसको अलग कलर से लिख देते हैं, 1 is neither prime nor composite। बात समझ में आ रही है, ये याद रखना है सबको। ठीक है बच्चों। तो ये चीजें जो मैं बता रहा हूं इससे क्वेश्चंस बेटा आएंगे, याद रखना। पीछे 10-12 साल में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं। तो क्या याद रखना है कि 1 से, एक बार फिर बताएं, 1 से 25, 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम है, 25। और 1 से 50 के बीच में कितने प्राइम, फोकस क्या करो, 1 से 50 के बीच में कितने प्राइम है, 15। और 51 से 100 के बीच में कितने प्राइम है, 10 प्राइम है। आ गई बात समझ में। अब इसके बाद कंपोजिट की बात करेंगे। 1 से 100 के बीच में कितने कंपोजिट है, 74। अब एक बचता है भाई, वो एक क्या है, वो 1 है। और 1 क्या है भाई, बोलो जल्दी, 1 क्या है, यस, 1 ना तो प्राइम होता है ना ही कंपोजिट। अच्छा ऐसा क्यों है बच्चों, ऐसा क्यों है कि 1 ना प्राइम है ना कंपोजिट है, ऐसा क्यों है? क्योंकि प्राइम होने के लिए बच्चों 2 फैक्टर चाहिए, लेकिन 1 सिर्फ अपने आप का फैक्टर है, अकेला है बेचारा, उसके पास कोई नहीं है।
कंपोजिट होने के लिए कितने फैक्टर चाहिए? 2 से ज्यादा। जब उसके पास 2 ही नहीं है तो 2 से ज्यादा क्या होंगे? आती है बात समझ में? तो जाहिर सी बात है कि भाई 1 का सिर्फ अकेला ही है वो, और उसको ना वो प्राइम वाले का एक्सेप्ट कर रहे हैं ना कंपोजिट वाले, तो उसको याद रखना। इस पर भी क्वेश्चन आता है बच्चों, 6 एंट्रेंस के अंदर इस पर भी क्वेश्चन आता है कि 1 ना प्राइम है ना कंपोजिट है, कभी कभी पूछा गया है। ठीक है, याद रखना इस चीज को, ये नोट करो आप लोग, ये वाला जितने पॉइंट्स लिखा है ये नोट करो। इसके अलावा फिर मैं रोमन नंबर्स के बारे में कुछ चीजें बताऊंगा। रोमन न्यूमरल्स के अंदर 7 ऐसे न्यूमरल हैं कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिस पर पूरा चैप्टर बेस्ड है। ठीक है, वो भी आपको नोट करना है ट्रिक वाइज। पहले इसको नोट करो। देखो अब हम आगे बढ़ते हैं, यहां पर कुछ चीजें और जानेंगे कि कंपेयरिंग द नंबर्स, नंबर को कैसे कंपेयर करना है बच्चों, नंबर को कैसे कंपेयर करना है इसको जानना है बच्चों। जरा सुनिएगा मेरी बात। यहां पर जब कभी भी कंपेयर करने के लिए कहा जाए, सबसे पहला इसकी बेस्ट ट्रिक ये होगी बच्चों कि सबसे पहला तरीका ये होगा कि आपको दोनों नंबर्स को, इधर फोकस करो, इधर फोकस करो, तो आपको दोनों नंबर को, दोनों साइड के नंबर को काउंट करना है, दोनों साइड के नंबर को काउंट करना है। याद रखना, जिस साइड में भी नंबर की काउंटिंग ज्यादा होगी तो उस जगह पर साइन आप लगा देंगे, लेकिन अगर दोनों साइड में काउंटिंग बराबर है, नंबर की काउंटिंग नहीं, मैं इक्वल की बात नहीं करूं, इक्वल तब हो, काउंटिंग की बात कर रहा हूं, इक्वल तब होगा जब दोनों की वैल्यू बराबर हो। वो चीज भी समझो, वहां से तरफ फोकस करें जो मैं कहना चाह रहा हूं। काउंटिंग की बात करूं, नंबर कितने डिजिट है वहां पर, आपको इसका बेस्ट तरीका यह है कि इसको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने हैं भाई? 8। 1 2 3 4 5 6 7। अब कॉमन सेंस वाली है, यहाँ पर कॉमन सेंस की बात है, बिल्कुल यहाँ पर लगाना है, आपको समझना है कि भाई अगर इधर 7 नंबर है, डिजिट की काउंटिंग कितनी है इधर? 7। मैं भी बड़े छोटे की बात नहीं करूं, बहुत आसान तरीका बता रहा हूं, इसको जरा समझ लेना। अगर यहाँ पर इस साइड में 7 डिजिट है और इस साइड में 8 डिजिट है, तो जाहिर है कि जहां 8 डिजिट है वहां की वैल्यू ज्यादा होगी, तो इसलिए साइन सीधा सीधा उधर लग जाएगा। एक ट्रिक तो ये है, मान लीजिए अगर सवाल ऐसा आ जाता है बच्चों, अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि मान लीजिए दोनों तरफ 8-8 हो, तब फिर हमें क्या देखना है? मिसाल के तौर पे जैसे कि इसको देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो 9, तो जाहिर इधर हो जाए। मान लीजिए कि कोई 2 नंबर ऐसे, अगर मैं इसमें से 1 को हटा दे रहा हूं, आप ऐसे समझो, अब ये दोनों तरफ 8-8 नंबर है बच्चों, गौर से देखना, इधर कितने हैं भाई? 8 हैं, और इधर कितने हैं? इधर भी 8 है। मैंने 1 को इधर थोड़ी देर के लिए हटा दिए, आप समझ रहे मेरी बात को। अब बेटा यहां पर जब दोनों तरफ 8-8 हैं, तो दोनों के डिजिट्स जो प्लेसेस हैं उनको देखना है। मेरा कहना है कि स्टार्टिंग के प्लेस को देखना है। सबसे पहले इधर कौन सा है भाई? 8-8 दोनों तरफ है, तो काउंटिंग तो उतनी होगी, या तो वो मिलियन में होगा, या लाख में होगा, या करोड़ में होगा, काउंटिंग तो दोनों तरफ बराबर होगी ना, प्लेस वैल्यू तो दोनों तरफ बराबर होगी। अगर दोनों तरफ 8-8 है, 4-4 है, 5-5 है, बात समझ में आती है, तो उसका बेहतर तरीका है कि आपको ये देखना है कि सबसे पहला नंबर क्या है? 4 है, इधर सबसे पहला क्या है? 7। तो कॉमन सेंस वाली बात है कि 4 से 7 बड़ा होता है, तो आपको साइन फिर इधर लगा देंगे। इतनी बात समझ में आ गई, ये बात याद रहेगी सबको। ये बेटा मैं जो कुलसाक बता रहा हूं कि इससे कभी गलती नहीं होगी आपको, ये पक्का है, आप अगर ध्यान से सुनेंगे। मैंने क्या कहा? सबसे पहला तरीका कि आपको दोनों साइड के डिजिट्स को काउंट करना है, दोनों साइड के डिजिट को काउंट करना है। इधर अगर 8 है, इधर अगर 9 है, तो जाहिर है कि जिस साइड में 9 है उधर साइन लग जाएगा। इधर अगर 7 है, इधर 5 है, तो 7 वाले की तरफ लग जाएगा। और अगर दोनों तरफ 7-7 है, या दोनों तरफ 5-5 है, या दोनों तरफ 8-8 है, इसके एग्जांपल ऐसे हो सकते हैं। मैंने लिखा 2 3 4 6 7, मैंने एक तरफ लिखा 2 3, और फिर उसके बाद मैंने कहा यहां पर 7, फिर उसके बाद मैंने कहा यहां पर 6 और फिर 4 कर दिया। अब जरा सबसे पहला काम, इसमें मैं कंपेयर करने का बोल रहा हूं, भाई ये वाला साइन लगेगा या ये वाला साइन लगेगा या ये साइन लगेगा। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि भाई काउंटिंग के हिसाब से, इधर फोकस करो, काउंटिंग के हिसाब से कितने हैं? 1 2 3 4 5, कितने हैं भाई? 4 5, कितने हैं? 5। अब कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं दोनों तरफ 5-5 है, तो भाई इक्वल का साइन लगा दो। ऐसा नहीं है, कुछ बच्चे जल्दबाजी ये भी करते हैं, मैंने इस तरह का क्वेश्चन बनाया, ध्यान से सुनना। कुछ बच्चे जल्दबाजी ये भी करते हैं कि भाई यहां लिखा है 2, यहां लिखा है 2, यहां 3। अब सबसे पहला काम कंपेयरिंग करने में सबसे पहला काम क्या करना है? यहाँ कि डिजिट को काउंट करना है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। आती बात समझे, ध्यान से सुनना। 5-5 है। अब उसके बाद ये इक्वल तो नहीं है, लेकिन इसमें देखना होगा कि कौन सा नंबर इसकी पहली प्लेस पे बढ़ा है। भाई पहली प्लेस पे क्या आ रहा है? जल्दी बोलो। पहली प्लेस पे 2 आ रहे हैं, इसकी फर्स्ट प्लेस पे इधर क्या आ रहा है? 2। तो दोनों यहां तक तो बराबर है। इसके क्या आ रहा है? 3। फिर अगला देखना, अगर मान लीजिए 2 है, या मान लीजिए 3 है, 7 है, कुछ है, तो इधर वाली साइड पूरी बड़ी हो जाएगी।
बात समझ में आ गई? अगर पहला ही नंबर एक दूसरे से बड़ा है और पहला नंबर दोनों के इक्वल है तो दूसरे नंबर को चेक करो। दूसरा नंबर क्या है भाई? 3 है। अब दूसरा नंबर यहां भी 3 है, तो अभी तक तो ये इक्वल चल रहे हैं। बात समझ में आ रही बेटा? छोटे मोटे बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, बात समझ, कुछ मोटे भी हैं, कुछ छोटे भी हैं, कुछ प्यारे भी हैं, सब है, लेकिन ध्यान से सुनना है और सही से दिमाग में रखना है। मैंने क्या कहा? यहाँ पर क्या है? तीसरा नंबर क्या है? 4, और तीसरा नंबर यहाँ क्या है भाई? 7। तो अब जरा कॉमन सेंस लगाओ प्यारे बच्चों कि बड़ा कौन सा होगा? 7 वाला होगा। जाहिर सी बात है कि इधर वाली वैल्यू। अब आप सीख गए कंपेयरिंग करना, कभी जिंदगी में गलती नहीं होने की है अगर आपने आज की क्लास में ढंग से सुन लिया है। और रिवाइज कब करना है? सेम डे करना है, आज ही करना है, सबको करना है। और जो नालायक नहीं आए उनको वीडियो जरूर शेयर करेंगे तो वो लोग भी देख लेंगे। यहाँ बात क्लियर हो गई सबके? अब ऐसे ही मैं कुछ क्वेश्चंस आपको देता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा बच्चों 6 9 4 3 7 2। इसी तरह से यहां पर मैंने कर दिया बच्चों 7 9 4 3 7 2। जरा बताओ सबसे पहला काम कंपेयरिंग करने में हमारा क्या होगा? मैं जो पूछा उसको बताओ। सबसे पहला काम कंपेयरिंग करने में क्या होगा? यू हैव टू काउंट द डिजिट। ओके, तो डिजिट कितने हैं भाई? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। सबसे पहला काम दोनों डिजिट बराबर के हैं। एक पहले हो सकता है कि इधर 7 होते तो इधर वाला डायरेक्ट बड़ा हो जाता, बगैर देखे आप आराम से लगा देते, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी। जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं उसको ढंग से सुनना है और समझना है। उसके बाद दोनों तरफ 6 है भाई, इधर भी 6 इधर भी 6। तो जरा प्यारे बच्चों बताओ पहला डिजिट इधर क्या है? 6 है। इधर पहला डिजिट क्या है बच्चों? 7 है। तो क्या कहते हैं, इधर वाला बड़ा है या इधर वाला बड़ा है? बात सबके समझ में आ गई? बात सबके समझ में आ रही है? ठीक है, यहां से क्लियर हो रहे हैं। तो इस तरह से ये वाली साइड आपकी बड़ी होगी। एक क्वेश्चन ये था। अब अगर मैं ऐसे लिखता हूं प्यारे बच्चों 6 9 4 3 7 2, और मैंने यहां लिखा 6 उसके बाद मैंने यहां कर दिया 9, फिर यहां पर 5 3 7 2। अब जरा बताइए कौन सा बड़ा होगा भाई? राइट वाला। एक सेकंड रुके, यहां पर थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। ये देखो, अब जरा देखो यहां आपके पास ऐसा है। पहले सबसे पहला काम क्या होगा कंपेयरिंग करने में? डिजिट्स को काउंट करना है। इधर कितने डिजिट हैं भाई? कितने डिजिट हैं? इधर कितने डिजिट हैं? बोलो। 6 हैं। दोनों तरफ 6 हैं। पहली बात तो ये प्लेस वैल्यू के हिसाब से दोनों के नंबर्स बराबर वैल्यू पर आएंगे। कहने का मतलब है कि अगर ये लाख में तो ये भी लाख में होगा, ये करोड़ में तो ये भी करोड़ में, मिलियन में तो ये भी मिलियन में, लाइक इस तरह। दूसरी बात क्या है कि भाई आपको देखने पहला डिजिट क्या है? बोलो भाई। पहला डिजिट क्या है? 6 है। इधर का पहला डिजिट क्या है? 6। इधर का पहला डिजिट 6 है। दोनों यहां तक तो इक्वल है। अब इधर का दूसरा डिजिट क्या है? 9। इधर का दूसरा डिजिट क्या है? 9। इधर का तीसरा डिजिट क्या है प्यारे बच्चों? 5। इधर का तीसरा डिजिट क्या है? 4। तो अब जरा आप ही लोग बताओ, ये वाला बड़ा कर दूं? लेफ्ट वाला इधर है, इधर है। बोलो भाई, कहां है? इधर है। तो साइन कैसे लगेगा? ऐसे लगेगा। तो कंपेयरिंग करने का कॉन्सेप्ट को आपने अच्छे से जान लिया। अगर मान लीजिए ऐसा होता है बच्चों, फॉर एग्जाम्पल यहां लिखा है 0, ध्यान से सुनना, 0 1 2 3 4, और ऐसा ही यहां लिखा है 0 1 2 3, फिर यहां कर दिया मैंने फिर से 0। अब जरा ध्यान से देखो, सबसे पहले आपको डिजिट्स को काउंट करना है। कितने डिजिट हैं इसके अंदर भाई? 5। इधर कितने हैं? 5। अब 0 पहला नंबर क्या है भाई? 0 है। दूसरा नंबर क्या है? दूसरा नंबर 1। इधर भी 1। इधर क्या है? 2। इधर क्या है? 2। यहाँ क्या है? 3। यहाँ क्या है? 3। कभी कभी एग्जामिनर ऐसा भी क्वेश्चन देगा कि बच्चा नंबर को कंपेयर करते करते एंड तक जाएगा, यानी सारे डिजिट सेम है। तो वहां क्या होता है पता है? वहां क्या होता है? वहां पर बच्चों को प्रेशर की वजह से, नर्वस क्लास में रहने की वजह से या डर की वजह से एक सा नजर आता है। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने ये लिखा 0 1 2 3 4, 0 1 2 3। अब बच्चे ने देखा, उसको लगा 0 1 2 3 तक तो सेम है। उसने गौर ही नहीं किया कि भाई यहाँ 4 है और यहाँ 0 है। तो प्यारे बच्चों, इन सब बातों का भी ध्यान रखना है कि अगर कभी कभी एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा या चौथा या पांचवा तक भी, 6 तक भी, यानी उसकी जितनी काउंटिंग है उसके सेकंड लास्ट तक नंबर सेम आ रहे हैं बोथ साइड, तो उस केस में आपको बिल्कुल एंड तक जाना है। एग्जामिनर को बताना है कि भाई आपसे आता है, आप अच्छा करते हैं, और आप एंड तक जाएंगे और आप देखेंगे कि कौन सा नंबर है। जैसे कि ये एग्जांपल है 0 0। अब कुछ बच्चे जल्दबाजी के चक्कर में
या कुछ बच्चे डर की वजह से, कुछ बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस होने की वजह से। जैसे कि हमारे तला हैं, ये कई बार ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। बेटा ऐसा नहीं करना, आपके टीचरों की शिकायत आ रही है, आपके टीचरों की तरफ से और भी कई बच्चों की तरफ से मुझे शिकायत मिली कि कुछ बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। क्या होता है कि भाई पता चल रहा है कि हम मुझसे सब कुछ आ रहा है, अरे मैं तो ये कर दूंगा, मैं तो वो कर दूंगा। तो बेटा ऐसा भी नहीं करना। जब कभी कॉन्फिडेंस रखना अच्छी चीज है, लेकिन जब आप ओवर होंगे तो उसका नुकसान होगा बेटा। अब मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं, आपसे सुनिएगा। यहां पर बच्चे ने देखा कौन सा टिक लगाना है, अरे 5 है, हाँ 0 1 2 3 0 1 एक सेक्शन होता है, उस क्वेश्चन को ध्यान से देखा ही नहीं। तो एग्जाम हॉल में एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखना है और सही से एक एक पैटर्न को लगाना है। तो आपने देखा 0 0 बराबर, 1 1 बराबर, 2 2 बराबर, 3 3 बराबर, 4 यहां पर है बच्चों, क्या है 4, यहां पर क्या है 4 है और यहां पर क्या है 0 है। तो अब बताइए बड़ा कौन सा होगा। ये जो बात मैंने आपको बताई है इतनी सारी, ये इसलिए बताई गई क्योंकि एग्जाम हॉल में बच्चे कहते हैं, जब पेपर लेकर आते हैं तो बच्चे कहते हैं अरे सर हम देख नहीं पाए, हमें लगा ये सब सेम से ही है, लास्ट वाला चेंज कर दिया एग्जामिनर ने। तो भाई वो चेंज करेगा, लेकिन आपको अपने आंसर को सही निकालना है। बात समझ आ गई। तो इसलिए बेटा ये बात आपसे कही जा रही है क्योंकि आप लोग देख रहे हैं 0 0 1 2 1 2 3 तक सेम जा रहा है। अब आपने सोचा कि सर ने बताया भाई काउंटिंग कर लो पहले, आपने देखा इधर भी 5 इधर भी 5, तो 5 5 तो है, वैल्यू तो बराबर रहेगी, प्लेस वैल्यू तो बराबर होगी, लेकिन कहीं ना कहीं नंबर के हिसाब से देख रहे हैं, जहां जिस साइड बड़ा नंबर होगा, चाहे वो 4th प्लेस पे हो, चाहे वो 10th प्लेस पे हो या अदर कहीं पर भी हो। ये बात क्लियर हो गई। और इक्वल का साइन कब लगता है, जब दोनों तरफ बिल्कुल सेम डिजिट हो और सेम नंबर ऑफ डिजिट हो। आगे बात समझ में। तो कंपेयरिंग का आपको ये याद रखना है। इसके अलावा यहां पर हम अब जो पढ़ने वाले, इस पर एक फोटो ले लो बेटा, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन पीछे के सालों में कई बार पूछे हैं। प्लेस वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू क्या होता है, क्योंकि कई बच्चे एक सा ही समझते हैं इसको। फेस वैल्यू में और प्लेस वैल्यू में थोड़ा सा फर्क है और वो क्या है आप अभी देखेंगे। इसके अलावा हम लोग दो तरीके की यहां पर चार्ट को पढ़ेंगे। प्लेस वैल्यू चार्ट यानी इंटरनेशनल और इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट दो तरह की है, आप लोग जानते हैं, ठीक है। देखो एक चीज याद रखिए, जैसे मैंने बताया कि कभी कभी किसी एक आध साल में ये पूछा गया सबसे छोटा नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, नेचुरल नंबर कौन सा है, तो वो क्या होता है 1, और सबसे छोटा होल नंबर आपके क्या होता है 0 होता है। फोकस किया करो, आपका फोकस बिगड़ता है, बार बार आप इधर उधर डिस्टर्ब रहते हैं, माहिदा आप भी फोकस करें। तो मैं यहां बोल रहा था कि 0 सबसे छोटा होल नंबर है और सारे नेचुरल नंबर होल हो सकते हैं, लेकिन सारे होल नेचुरल नहीं हो सकते। इसलिए बच्चों, क्योंकि सारे होल के लिए वहां पर 0 भी आना चाहिए, तो भाई नेचुरल में 0 होता नहीं है, इसलिए सारे होल नेचुरल नहीं हो सकते, लेकिन सारे नेचुरल होल हो सकते हैं। बात क्लियर हो गई। सबसे छोटा होल नंबर कौन सा है भाई 0। सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है, याद रहेगा। 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम है 1 से 50 के बीच में कितने प्राइम है 50। 51 से 100 के बीच में कितने प्राइम है 1 से 100 के बीच में कितने कंपोजिट हैं, और 1 क्या होता है, ओके याद रहे ये सारी चीजें, ठीक है। परफेक्ट नंबर क्या है भाई, परफेक्ट नंबर 1 से 100 के बीच में कौन से हैं और कितने हैं 2 हैं, और कौन कौन से हैं 628। याद हो गया सबको, ठीक है, अच्छी बात है। इसके बाद अब आप आगे जाएंगे। मैंने ये जो बेसिक चीजें बताई हैं कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है भाई, होल नंबर वो 0 है। सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है, सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है, कौन सा ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है 2 इज द ओनली इवन प्राइम। याद रखेंगे सभी लोग, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, ठीक है बच्चों, ये चीज सबको याद रहे, ओनली इवन प्राइम नंबर। इसके अलावा मैंने और जो पॉइंट्स ऊपर बताए, जैसे ये है, जैसे ये सब याद रखेंगे। अब हम जानेंगे बच्चों प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या चीज है और फेस वैल्यू क्या चीज है, दोनों में थोड़ा सा फर्क है। तो देखो बच्चों, यहां जो है आपको जानना है, दो तरीके की प्लेस वैल्यू होती है। एक प्लेस वैल्यू चार्ट होता है इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, एक होता है इंटरनेशनल। इंडियन के अंदर अगर बात करेंगे तो इसके कुछ कैटेगराइज किए गए पीरियड को, यानी फर्स्ट पीरियड के अंदर 1, 10 और 100 आता है बच्चों, और वहां पर भी इंटरनेशनल में भी वही आता है 1, 10, 100। इधर 1, 10, 100, फिर उसके बाद सेकंड पीरियड 1000, 10,000 हो गया, फिर थर्ड में आपका लाख 10 लाख हो गया, फिर फोर्थ में करोड़ एंड 10 करोड़ हो गया, एंड सो ऑन, इस तरह से। और इधर जो है इंटरनेशनल के अंदर 1, 10, 100 के बाद फिर 1000, 10,000, फिर आ जाता है 100,000। इससे ये समझ में आया कि 100,000 जो है वो किसके इक्वल होगा इंडियन के हिसाब से 10 लाख के इक्वल। 100,000 किसके, देखो उधर काउंट करो, आपका
वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। ठीक है, तो 1 लाख के इक्वल 100,000 होगा, 10 लाख के नहीं होगा बेटा। ठीक है, 1 लाख के इक्वल होगा 100,000। एक चीज याद रखनी है। तो इस तरह से आपको ये इंडियन और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट सबके क्लियर है? किसी को इसके रिगार्डिंग कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, मैं बात कर रहा था प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। इसको हमें जानना है। प्लेस वैल्यू क्या होता है बच्चों? देखो ऐसे समझो, मैंने एक नंबर आपके सामने रखा। फॉर एग्जांपल यहां रखा मैंने 2, 3, 4, 6, 8, 9। मैं यहां पर कह रहा हूं कि भाई 4 की प्लेस वैल्यू, या मैं कह रहा हूं कि आपसे कभी क्वेश्चन आ रहा है कि अंडरलाइन वर्ड की प्लेस वैल्यू बताइए। तो इसका तरीका ये होता है, हालांकि आपके स्टैंडर्ड पर जो क्वेश्चन बनते हैं वो किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं? वो क्वेश्चन बनते हैं कि ये एक नंबर है और इस नंबर में इस नंबर की प्लेस वैल्यू यानी इस डिजिट की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का डिफरेंस बताइए। क्वेश्चन क्या बना? क्वेश्चन ये बना कि ये आपका एक नंबर है 4 और इस नंबर की प्लेस वैल्यू, यानी ये पूरा एक नंबर है, इसका डिजिट। सीधे बैठो बेटा और बैक को ऊपर उठा के रखो जल्दी से, सीधे बैठो। यहां पर मैं कह रहा हूं कि एक नंबर है 2, 3, 4, 6, 8, 9 इन 20। यहां पर कहेंगे 2,24,689। ओके बच्चों, अब आपसे कह रहे हैं कि इसमें जो नंबर एक डिजिट है 4, तो इस 4 का, ध्यान से सुनना मेरी बात, इस 4 का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का डिफरेंस क्या होगा? इस लेवल के क्वेश्चन आपके यहां आते हैं। या इस नंबर, इस डिजिट का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का डिफरेंस क्या होगा, या सम क्या होगा? आती है बात समझ में? बात समझ में आती है? तो कुल मिलाकर के ये है कि यहां पर आपके पास में जो नंबर है वो है 2, 3, 4, 6, 8, 9। अब यहां पर आपके पास इसके अगर हम पढ़ेंगे, हमें इस नंबर से बनना, हमसे जो पूछा है वो क्या पूछा है भाई? 4 का बताइए। तो 4 की प्लेस वैल्यू बताने का तरीका होगा प्यारे बच्चों, 4 लिखो और इसके बाद 1, 2, 3, कितने जीरो लगाएंगे? ये इसका प्लेस वैल्यू लिखने का तरीका। बात समझ में आती है? सबके रशद क्लियर है बेटा? अब अगर मान लीजिए कि इसी जगह आपसे ये कहा जाए कि भाई इसी नंबर का फेस वैल्यू क्या होगी, तो 4, 6, 8, 9। अब आपसे कहा जा रहा है कि इसकी फेस वैल्यू बच्चों क्या होगी। तो मान लीजिए कि इसकी फेस वैल्यू पूछे, तो फेस वैल्यू का मतलब जो नंबर जिस जगह पर है वो खुद ब खुद वही होगा। 4 क्या है बच्चों? 4 क्या है बच्चों? जल्दी बोलो। 4 जो है वो आपका फेस वैल्यू क्या है? फेस वैल्यू। ये तो एक बेसिक सी चीज थी कि जब किसी भी नंबर की फेस वैल्यू पूछी जाती है तो उस नंबर को एज इट इज वही आंसर होता है। क्या क्या पूछा जाता है रशद? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू पूछी जाती है तब वही नंबर होता है, एज इट इज वही होता है। लेकिन किसी नंबर की पूछा जाता है प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो प्लेस वैल्यू जो है वो क्या होगी कि उस नंबर को लिखो और उसके बाद 0 लगा दो। अगर मान लीजिए मैं यहां कहता हूं भाई 9 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो आप लोग बताइए। 9 सिर्फ 9 होगी। इत्तेफाक की बात है कि इसके बाद कोई डिजिट नहीं है। जब कोई डिजिट नहीं है तो इसकी प्लेस वैल्यू यही होगी। अगर मान लीजिए मैं पूछ रहा हूं 9 की फेस वैल्यू क्या होगी, तो तब वो भी 9 होगी। बात समझ में सबके आती है बच्चों? तो इतनी सी बात है, ये याद रखना है कि जब भी प्लेस वैल्यू पूछ रही किसी नंबर की, तो उस डिजिट को, किसी डिजिट की पूछ रही तो उस डिजिट को लिख करके उसके बाद जितने डिजिट आ रहे हैं बेटा, समझ में बात आ रही, तो वहां पर आपके काउंट करनी। जैसे 4 लिखा, 1, 2, 3, 3, 0, 9 लिखा, इसके बाद कोई डिजिट नहीं था तो यहां पर 0 नहीं लगाएंगे। अब लेकिन अगर फेस वैल्यू, अब आपसे मान लीजिए कि सवाल ऐसा बनता, मेरी बात ध्यान से सुनना सारे बच्चे, सवाल ऐसा बनता कि ये जो नंबर है बच्चों, ये जो पूरा नंबर है, इसमें कौन सा ऐसा नंबर है, ध्यान से सुनना सभी लोग, कौन सा ऐसा डिजिट है कि उसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू सेम आएगी बच्चों? प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू सेम आएगी। 2 किसने कहा? 2 इज द रॉन्ग आंसर। रीजन बीइंग कि 2 की प्लेस वैल्यू जो होगी, 2 लिख करके सारे डिजिट लगेंगे, इसके बाद सारे 0 लगेंगे, तो वो तो प्लेस वैल्यू ही होगी। 2 के बाद बहुत सारे, और फिर 2 की फेस वैल्यू 2 होगी, तो प्लेस वैल्यू सेम है। तो वो हमेशा उस नंबर का फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू जहां सेम होती है बच्चों, वो हमेशा उस नंबर का क्या होता है प्यारे बच्चों? उसका पहला नंबर होता है राइट साइड पे, यानी जिसे हम कहते हैं वंस प्लेस, या जिसे हम कहते हैं यूनिट डिजिट। बात समझ में आ गई? जैसे उर्दू में कहते हैं इकाई। ओके, अब यहां पर हमेशा हर नंबर का जो वंस प्लेस है, जो यूनिट डिजिट है,
वो एक ऐसा नंबर है जिसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू सेम आएगी। बात समझ में आ गई? तो ये पॉइंट सबको याद रखना है। तो इसके अलावा मैंने बता दिया। अब आपके लेवल पे क्वेश्चन एक तो ये बन जाता है कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू सेम कहां होगी, तो वो आपको देख करते हैं उस नंबर का आखिरी डिजिट इधर से देखेंगे और इधर से देखेंगे, जिसे हम यूनिट प्लेस या उसको वंस प्लेस भी कहते हैं, तो वो आएगा। बात समझ में आ गई बच्चों? अब अगर मान लीजिए ऐसा होता है कि एक नंबर आपको दिया, मैंने यहां लिखा कि भाई आपके सामने एक नंबर है 534612। अब आपसे मैं कह रहा हूं कि यहां पर जो नंबर है ये 9, इस 9 का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का डिफरेंस बताइए। क्या कह रहे हैं? प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। तो इसकी प्लेस वैल्यू कितनी होगी, मैं शॉर्ट में लिख दूं पीवी। तो प्लेस वैल्यू कितनी होगी? 9 के बाद कितना आएगा भाई? 30 आएगा। और इसकी फेस वैल्यू प्यारे बच्चों कितनी होगी? वो खुद 9 होगी। तो इनका हमें 9 होगी, तो 9 को मैं लिखूंगा यहाँ। इसका क्या बताना है? डिफरेंस बताना है। तो इसका जो डिफरेंस आएगा प्यारे बच्चों, डिफरेंस क्या आएगा? डिफरेंस आएगा 9 से इसको लेस कर देंगे, मतलब यहां से 10 से 9 1, यहां बचा 9 और यहां बचा 9, 8991। आखिरी बात समझ? तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आपके स्टैंडर्ड पर बन सकते हैं। एमयू और जामिया के अंदर इस तरह के सभी क्वेश्चंस कवर होते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये जो चीज मैंने बताई है, इसके अलावा कभी कभी ये भी कह देते हैं कि भाई ये नंबर है, अब मान लीजिए आपसे कह रहे 1, तो यहां इस 1 का प्लेस वैल्यू जो होगी 1 की बच्चों क्या होगी? 1 लिख के 0, और इस नंबर की फेस वैल्यू क्या होगी बच्चों? वो 1 होगी। अब आपसे कह रहे हैं कि इस जो 1 है, इस 1 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का क्या करें? सम कर दें। सम अगर पूछा है तो भाई सम क्या आएगा? सम आ जाएगा 11। आखिरी बात है, तो कभी कुछ भी पूछा जा सकता है, बस आपको ये जानना है कि प्लेस वैल्यू भाई क्या है और फेस वैल्यू क्या है। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को लेकर के डिफरेंस भी निकालने को बोल सकता है उस डिजिट का, या प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को निकाल सकते हैं। प्रोडक्ट भी पूछ सकता है, बिल्कुल ये भी पॉसिबल है। ये भी पूछ सकता है कि भाई इसमें से जो 4 है इसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होगी, और उसके बाद ये बताएं कि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, पूछ सकते हैं। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन जो पीछे के साल में प्यारे बच्चों बने हैं वो आपके प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के सम और डिफरेंस के हैं। तो सभी बच्चों का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्लियर है? कोई कंफ्यूजन किसी को? अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये सारी चीजें हम जानते हैं, जो डिस्कस कर चुके हैं। अब रोमन न्यूमरल में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है आपके लिए, इसको आप सबको अच्छे से सुनना है और समझना है, जानना है। ठीक है, देखिए यहां पर रोमन न्यूमरल के अंदर आपको ये पहचानना है कि 7 ऐसे नंबर हैं जिस पर ये रोमन न्यूमरल पूरा चैप्टर बेस्ड है बच्चों, पूरा चैप्टर बेस्ड है। मैं आपको बता देता हूं कि जो आई होता है बच्चों वो 1 के इक्वल होता है, और जो वी होता है वो 5 के इक्वल होता है, याद रखें। और जो एक्स होता है वो 10 के इक्वल है, जो एल होता है वो 50 के इक्वल है, और जो सी होता है वो 100 के इक्वल है, और जो डी होता है वो आपका 500 के इक्वल है, और इसी तरह से बच्चों जो एम होता है वो 1000 के इक्वल होता है। अब मैं इसको ट्रिक वाइज आपको याद करा देता हूं। मैंने लिखा बच्चों आई वी एक्स और एल सी और डी और एम। अब जरा ध्यान से देखो, आई से मतलब 1, V से मतलब 5, X से मतलब 10 और L से मतलब 50। इसी तरह से बच्चों C से मतलब 100 और D से मतलब प्यारे बच्चों 500 और M से मतलब बच्चों 1000 होता है। मैं आपको ट्रिक वाइज इसको याद करा देता हूं, आप लोगों को कैसे याद रखना है जरा ध्यान से मेरी ट्रिक को सुनना और समझना। देखो ट्रिक ये है कि आपने इसका नाम रखा IVX। IVX एक लड़की है, IVX LCD मत लेना, IVX LCD मत लेना। कैसे याद रखेंगे प्यारे बच्चों? IVX LCD मत लेना। IVX कौन है? आपके घर के बराबर में रहने वाली बच्ची है, उससे आप कह रहे हैं IVX LCD मत लेना। IVX is stand for 1, 5 and 10 और LCD stand for 50, 100 and 500। आप जब ये सीक्वेंस लिख लोगे IVX, आपके दिमाग में ट्रिक आ गई, IVX LCD मत लेना, IVX LCD मत लेना, याद रहेगा। तो IVX एक लड़की हो गई, LCD अलग चीज हो गई, और M से मतलब मत लेना। तो आपके दिमाग में जब ये वाला सीक्वेंस रहेगा तो आप जानते हैं कि नंबर की जो काउंटिंग होती है ना, नंबर की जो काउंटिंग होती है 1, इसका फिर 5 होता है, इसका 10 होता है, और इसका 50 होता है, और इसका 100 होता है। आप याद रखेंगे सीक्वेंस 1, 5, 10, 50, 100, फिर उसके बाद में 500, फिर उसके बाद में 1000। तो कैसे याद रखेंगे बच्चों? मैंने क्या कहा? IVX
LCD मत लेना। याद रहेगी ये ट्रिक। तो I से क्या है भाई, बोलो जल्दी, 1, V से क्या है 5, और C से क्या है, सॉरी X से क्या है 10, और L से क्या है 50, C से क्या है 100, D से क्या है 500, और M से क्या है 100। तो ट्रिक क्या है बच्चों, इन 7 न्यूमरल्स को, जो पूरा चैप्टर इस पर बेस्ड है, इसको याद रखने का तरीका क्या है, ट्रिक IVX LCD मत लेना। बात समझ में आ गई? तो एग्जाम हॉल में याद रहेगा, सबको याद रखना है। एक चीज, दूसरी चीज ये है बच्चों कि कुछ नंबर्स ऐसे हैं कि जो रिपीट होते हैं, न्यूमरल्स कुछ ऐसे हैं जो रिपीट नहीं होते हैं, लेकिन रिपीट कौन कौन से होते हैं ये आपको समझना है। तो यहां पर पहली चीज हम ये जानेंगे बच्चों, नो न्यूमरल्स कैन बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। कोई ऐसा न्यूमरल नहीं है प्यारे बच्चों जो 3 बार से ज्यादा रिपीट होता हो। कोई भी ऐसा न्यूमरल नहीं है बच्चों जो 3 बार से ज्यादा रिपीट होता हो। इतनी बात दिमाग में भर गई, 3 बार से ज्यादा रिपीट कोई नहीं होगा। एक बात, इन रोमन सिस्टम देयर इज नो सिंबल फॉर जीरो। जीरो के लिए रोमन सिस्टम में कोई नंबर न्यूमरल नहीं है, याद रखना है। याद ये भी रखना है आप लोगों को, I, X और C और M जो है रिपीट होते हैं। अब जो मैंने यहां पर स्ट्रक्चर बनाया है, मैंने क्या बताया, I, X, C, M रिपीट होते हैं। जब आपने ये चीज लिख दी, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं यहां पर एक और ट्रिक याद कराने वाला हूं आप लोगों को। आपने लिखा IVX LCD मत लेना। IVX कौन है, IVX सलाह की बहन है, ऐसे समझ, या IVX सलाह की दोस्त है, फॉर एग्जाम्पल, या IVX जो एक बच्चे का नाम है। तो आपने कहा IVX LCD मत लेना। तो आपके जहन में जब IVX 1, 5, 10, LCD 50, 100, 500, M 1000। अब मैं जो ये पॉइंट बेटा, इधर फोकस करो, उसको बंद कर दो, इधर फोकस करो। मैं जो बता रहा हूं I, X, C और M ये रिपीट हो सकते हैं। अब इसको याद कैसे रखना है भाई, कौन कौन से न्यूमरल रिपीट हो सकते हैं और कौन से न्यूमरल रिपीट नहीं हो सकते। जरा मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं जिस पर राइट लगा रहा हूं वो रिपीट हो जाएगा, जिस पर रॉन्ग लगा रहा हूं वो रिपीट नहीं होगा। जिस पर राइट लगा रहा हूं वो रिपीट होगा, इस पर। तो आपको शुरुआत करनी है किस तरह से, देखो इसमें रटने की भी जरूरत नहीं है बेटा, सुनने की जरूरत है, इसमें रटने की भी जरूरत नहीं है और ऑटोमेटिक आपको याद हो गया। ध्यान से देखो, मैंने क्या कहा, 4 नंबर आपको शुरुआत करनी है। जब आपने ये टेबल लिख लिया IVX LCD M मतलब मत लेना, IVX LCD मत लेना। तो आपने शुरुआत कहां से की, राइट लगा करके। यानी I के आगे जब आप राइट लगा रहे हैं तो उसके बाद वाले के रॉन्ग लगाएंगे, तो उसके बाद वाले के राइट फिर रॉन्ग लगाएंगे, फिर उसके बाद वाले के राइट फिर रॉन्ग, फिर उसके बाद वाले के राइट। तो इससे ये आपका सीक्वेंस बन गया। ये भी एक ट्रिक हो गई बच्चों, इससे ये सीक्वेंस बन के आया प्यारे बच्चों। क्या सीक्वेंस बना कि ये सीक्वेंस बना कि जिस नंबर के आगे राइट लग रहा है वो बच्चों रिपीटेड है। यानी मैं अगर इसकी बात करूं, राइट वाला क्या है बच्चों, रिपीटेड है। राइट वाला क्या है बच्चों, रिपीटेड। और रॉन्ग वाला क्या है, नॉन रिपीटेड है। इतनी बात सबके दिमाग में भर गई। राइट वाला क्या है, रिपीटेड, और रॉन्ग वाला क्या है बच्चों, नॉन रिपीटेड है। इतनी बात सबको याद रहेगी। तो आपने पहले तो IVX वाला टेबल बनाना है। कैसे बनाएंगे, IVX LCD मत लेना। तो आपने सारे नंबर लिख लिए। अब आपने देखा भाई I के साथ क्या है, राइट लग रहा है, राइट रॉन्ग राइट रॉन्ग राइट रॉन्ग करते यहां तक आ गए। तो जिनके आगे राइट लग रहा है उनको रिपीट किया जा सकता है, जिनके आगे राइट नहीं लग रहा उनको रिपीट नहीं किया जा सकता। और कितनी बार रिपीट किया जा सकता है प्यारे बच्चों, 3 बार से ज्यादा कोई नंबर रिपीट नहीं होता, याद रखें। इसके अलावा V, L and D कैन नॉट बी रिपीटेड। जैसा कि मैंने ट्रिक के अंदर आप लोगों को बता दिया कि जहां रॉन्ग लग रहे हैं वो रिपीट वहां पर बच्चों नहीं होता है, और जो राइट लग रहा है वो रिपीट। इसके अलावा I कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V एंड X। एक और बात याद रखनी है। अब मैं तीसरी ट्रिक यहां पर आपको बताने वाला हूं। आप लोग कैसे याद रखेंगे बच्चों, इस तरह से याद रखेंगे कि जब कभी भी किसी भी रोमन नंबर न्यूमरल के लेफ्ट में कोई न्यूमरल लिखा जाएगा तो वो हमेशा सब्ट्रैक्ट होगा, और जब कभी भी किसी भी रोमन न्यूमरल के राइट में कोई नंबर लिखा जाएगा वो हमेशा ऐड होगा। लेकिन याद रखना है ये सब्ट्रैक्ट तभी होगा जब आप बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू उसके लेफ्ट में लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा यहां पर C और C के लेफ्ट में X लिख दिया, तो लेफ्ट में जाने के लिए बच्चों याद रखना है कि जब नंबर लेफ्ट की तरफ जाता है तो उस जगह आप सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो याद रहे कि इसकी जो वैल्यू होगी, C कितना था 100, तो 100 में से 10 घटाने पर कितना आ गया बच्चों, 90। तो इसका मतलब यह है कि XC जो वैल्यू है वो किसकी है, 90 की है। बात समझ में आई। जब कोई भी बड़े न्यूमरल से छोटा न्यूमरल उसके उल्टे हाथ की तरफ आता है, लेफ्ट हैंड की तरफ आता है, तो उस जगह पर बच्चों आपको सब्ट्रैक्ट करना
है। कितना सब्ट्रैक्ट करना है? जो भी वैल्यू उस नंबर से है, यानी ये 100 है, सी क्या होता है भाई 100 और एक्स क्या होता है 10। 100 में से 10 के कितने बचे 90 बचे। अब इसी तरह से मान लीजिए कि मैंने यहां पर लिख दिया बच्चों, जैसे कि यहां पर मैंने लिखा v लिखा, अब v के मैंने i राइट में लिखा, तो उस केस में बच्चों ये क्या बनेगा 5 प्लस 1, तो आपको मिल जाएगा प्यारे बच्चों 6। तो यानी ये 6 की वैल्यू है। मेरा कहने का मतलब है जब कोई नंबर लेफ्ट से राइट की तरफ आता है तो उस जगह पर हम क्या करते हैं बच्चों, उस जगह पर हम ऐड करते हैं। बात समझ में आ गई? फॉर एग्जाम्पल कि मैंने यहां पर लिखा जैसे कि डी, अब डी जो है इसके लेफ्ट में अगर मैं सी लिख देता हूं तो ये क्या होगा भाई, आपको ये पहचानना कैसे है कि बड़ी वैल्यू के लेफ्ट में वो चीज है छोटी वाली। हमेशा याद रखना कि बड़ी के लेफ्ट में होगी छोटी, और राइट में भी जा सकती है। तो पहले आपको जो भी 2 डिजिट 2 न्यूमरल जो भी दे रखे होंगे वहां पर, या 3 जो भी कुछ हैं, तो पहले उस बड़ी से छोटी, जैसे मान लीजिए मैंने अगर ऐसे लिखा CD, अब ये जरा ध्यान से सुनना, मैं यहां पर एक चीज बता रहा हूं, CD, उसके बाद मैंने यहां कर दिया X, फिर मैंने यहां कर दिया 1 1। जरा ध्यान से देखो। अब कुछ बच्चे सोचेंगे CDX 1 1 ये कैसा है? आपको इसके अंदर नंबर को पहचानने का बेस्ट तरीका है कि सबसे पहले ये देखने की सबसे बड़ी वाली वैल्यू कौन सी है, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी, सबसे बड़ी भाई कौन सी है ये वाली। तो डी की वैल्यू क्या होती है 500। तो प्यारे बच्चों ये लेफ्ट में आ रहा है ना, तो जब लेफ्ट में आ रहे हैं तो इसको आपने कर दिया 100, तो 100 क्या होगा सब्ट्रैक्ट होगा, 100 क्या होगा सब्ट्रैक्ट होगा। तो 500 में से 100 गए तो आपके बच्चे 400। लेकिन उसके बाद बाकी और जो छोटे नंबर हैं, अब कुछ बच्चे कहेंगे भाई सर ने तो कहा था कि छोटा नंबर जो है वो तो इसके लेफ्ट में रहेगा, लेकिन ये छोटा इससे भी है तो ये राइट में जा रहा है। तो मुमकिन है कि वहां पर कोई ना कोई नंबर की एग्जैक्ट वैल्यू आ रही हो। तो आपको ऐसे पहचानना है, पहले सबसे बड़ा देखना है, पहले उन सारे न्यूमरल में सबसे बड़ा देखना है। सबसे बड़ा इन सारों में कौन सा था फिर? हाँ रेहान, कौन सा था सबसे बड़ा? डी था। तो भाई डी 500 हो गया। अब इससे छोटा कौन सा था? जस्ट वो जो लेफ्ट में आ रहा है वो सी है। अब उसको लेस करेंगे, 500 में से 100 गए 400, तो ये वैल्यू है 10, तो ये प्लस होगा 410, फिर ये 411 400। तो इस पूरे नंबर की प्यारे बच्चों जो वैल्यू बन रही है इस पूरे नंबर की वो कितनी है 410। तो मेरी ये बात समझ में सबके आई? लेफ्ट और राइट कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सभी बच्चों को? 412 हो रहा है, 412 हो रहा है। ठीक है, मैं सही कर देता हूं। यहां पर आपके पास में क्या लिखा है 412। क्लियर सबके बाद? ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा सभी बच्चों को? बॉयज एंड गर्ल्स सबको याद रहेगा? कोई कंफ्यूजन यहां तक? ओके। तो हमने क्या जाना, एक बार फिर इसको रिपीट करेंगे। हमने क्या जाना रोमन न्यूमरल्स में? जल्दी बताओ बच्चों, ट्रिक बताओ। 7 ऐसे न्यूमरल है, उसको याद रखने का तरीका क्या? सारे बोलो। वेरी गुड। IVX कौन है भाई? लड़की है, और वो तलाकी बहन है। IVX LCD मत लेना। I के बराबर क्या होता है? V के बराबर 5, X के बराबर 10, L के बराबर 50, D के बराबर C आएगा, C के बराबर 100, D के बराबर और M के बराबर। तो याद रहेगा IVX LCD मत लेना। अब जब आप ये वाला टेबल लिख लेंगे आपको ये कंफर्म करना है कि भाई कौन सा नंबर रिपीट होता है और कौन सा नहीं होता। तो आपने इस नंबर के अंदर राइट लगाना शुरू किया, आई से, हाथ से फोकस या कॉन्सेंट्रेट है, यहां टिक लगाना शुरू किया। राइट वाला रिपीट होगा, रॉन्ग वाला रिपीट नहीं होगा, राइट वाला रिपीट होगा, रॉन्ग वाला रिपीट नहीं होगा, राइट वाला रिपीट होगा, रॉन्ग वाला नहीं होगा, राइट वाला। तो इससे समझ में क्या आता है भाई? आपको रटने की जरूरत ही नहीं, ये टेबल बना लो, ऐसे लिख लो, राइट रॉन्ग लगा दो। राइट से शुरू करना है, लास्ट तक जो भी कुछ जाएगा बस एक बार राइट एक बार रॉन्ग। जो राइट वाले हैं वो रिपीट होंगे और जो राइट वाले नहीं है वो रिपीट नहीं हो सकते। और एक न्यूमरल कितनी बार रिपीट हो सकता है प्यारे बच्चों? आप भी सुन लो, कितनी बार रिपीट होगा? 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं होगा, 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं होगा, 3 बार मैक्सिमम, इतनी याद रहेगा। अब इसके अलावा बच्चों कुछ और चीजें हैं जो आगे की तरफ बढ़ेंगे, दूसरे चैप्टर के भी कुछ कॉन्सेप्ट्स अभी आपके सामने आएंगे। ठीक है, इसके बाद अब हम जो पढ़ेंगे, मैं समझता हूं रोमन न्यूमरल्स में और नंबर सिस्टम में मैंने सारे ही कॉन्सेप्ट को लगभग कवर कर दिया है। और जिस वे में मैंने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है, अगर आप वीडियो को जरूर देखेंगे जाकर के पूरा, तो समझ में आ जाएगा। और जितने फोटो मैं भेजूंगा उससे आपको प्रॉपर्ली ये पॉइंट वाइज सभी बच्चों को नोट कर लेना है, थोड़ा टाइम देना है सभी बच्चों को। ठीक है बच्चों, सिलेक्शन कैसे होगा? मेहनत करने से होगा, बगैर मेहनत के बेटा कुछ नहीं होता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, बस मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन का एक सेशन बाद में लाऊंगा।
नेक्स्ट संडे में या बीच में जो भी टाइम मिलता है तो उसमें पीवाईक्यूज भी कराएंगे, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। आज मैं सभी चैप्टर का जो मैंने प्रॉमिस किया है, नंबर सिस्टम और आपका जो है मेंसुरेशन और उसके अलावा मेजरमेंट, ये 3 चैप्टर का कॉन्सेप्ट यहां पर क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी दूसरे चैप्टर की तरफ चलते हैं और यहां पर दूसरे चैप्टर की तरफ अब जो चैप्टर आपका रहेगा मेंसुरेशन और अब इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे कि यहाँ पर प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये तो मैं सारी चीजें बता चुका था, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू। बस इसमें एक बार थोड़ा सा ये गौर कर लें कि भाई जो बोल्ड वाले हैं, मैंने एक पूरा चार्ट बनाया है, जो बोल्ड वाले नंबर हैं वो आपके क्या है बच्चों, वो आपके प्राइम है। जो बोल्ड है, अगर वीडियो में नजर आ रहे होंगे, जो बोल्ड है वो आपके प्राइम है। ये प्राइम है, ये प्राइम है, ये प्राइम है और इसी तरह से ये प्राइम है, ये प्राइम है। ठीक है, आई क्लाविन हो गया, 31 हो गया, है ना। जो बोल्ड वाले हैं वो प्राइम है। तो इससे समझ में आ रहा है कि यहाँ पर ये सारे आपके प्राइम है। तो क्लियर। अब यहाँ पर आपका ये है और एक ये है। ठीक है, ये सारे के सारे आपके प्राइम हैं। तो इस तरह से आपके पास में ये टोटल कितने प्राइम हो गए, 25 प्राइम हो गए। बात क्लियर। टोटल कितने प्राइम हो गए, 25 प्राइम हो गए। अब इसके बाद जो बोल्ड वाले हैं वो प्राइम है, बाकी जो विदाउट बोल्ड हैं वो कंपोजिट हैं, एक्सेप्ट 1 के अलावा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज और मैं आपको बता देता हूं बच्चों कि यहां पर एक क्वेश्चन बनता है कभी कभी को प्राइम। बात नहीं करो, जरा फोकस करो इधर। एक बनता है को प्राइम। को प्राइम क्या होते हैं बच्चों, को प्राइम जो होते हैं, इधर सुनिएगा, को प्राइम जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो आपके वो नंबर जिनका कॉमन फैक्टर, यस बेटा सुनो, जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है, को प्राइम वो होते हैं। जैसे कि मैंने लिखा 2 और 3, तो प्यारे बच्चों 2 और 3 में जो फैक्टर आएंगे, भाई 2 के फैक्टर क्या होंगे, जल्दी बोलो। फैक्टर्स ऑफ 2 क्या होंगे, 1 और 2 होंगे ना। और फैक्टर्स ऑफ 3 क्या होंगे, जल्दी बोलो। फैक्टर्स ऑफ 3 जो होंगे 1 और 3 होंगे। तो इस तरह से यहां पता चला कि ये 1 और 2, ये 1 और 3, तो दोनों के अंदर कॉमन क्या है प्यारे बच्चों, दोनों के अंदर कॉमन जो है वो 1 है। क्या है, 1। दोनों के अंदर कॉमन 1। तो को प्राइम नंबर उन नंबर को कहते हैं जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है। बात समझ में आ गई। और इसके बाद में हम पढ़ेंगे ट्विन प्राइम। क्या पढ़ेंगे बच्चों, ट्विन प्राइम। तो यहां आपको देखना है, जितनी चीजें मैं यहां बता रहा हूं ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सभी को रिवाइज जरूर करना है और इससे क्वेश्चंस बेटा जरूर बनेंगे जितने टॉपिक मैं आपको कवर कर रहा हूं। ट्विन प्राइम जो है वो क्या है, ऐसे दो प्राइम नंबर जिनका कॉमन डिफरेंस क्या आता है बच्चों, 1। ऐसे 2 प्राइम नंबर जिनका कॉमन डिफरेंस क्या आता है, 1 आता है। तो इससे ये समझ में आता है कि जैसे कि एक आपका हो गया 3 और एक हो गया 5। ठीक बात है बच्चों, एक 3 हो गया, एक 5। अब इन दोनों का ये भी प्राइम है, ये क्या है बच्चों, प्राइम, और ये क्या है बच्चों, प्राइम। ऐसे 2 प्राइम नंबर जिनका कॉमन फैक्टर, ऐसे 2 प्राइम नंबर जिनका कॉमन फैक्टर बच्चों क्या आता है, जल्दी बोलो। जिनका कॉमन फैक्टर नहीं, जिनका डिफरेंस जो है क्या आ जाता है, 2 आ जाता है बेटा, 2 वो क्या जाते हैं ट्विन प्राइम। मैंने क्या कहा, ऐसे 2 प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस करने पर क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। इतनी बात सबको याद रहेगी, इतनी बात सबको याद रहेगी। बात कर रहा था यहां पर 2 चीजों से और क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, ट्विन प्राइम एंड को प्राइम। को प्राइम क्या होते हैं, जरा फोकस करते हैं। को प्राइम क्या होते हैं, जिनका कॉमन फैक्टर, बोलो भाई, जिनका कॉमन फैक्टर 1 आएगा, या इसको ऐसे कह लें कि 1 के अलावा इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है। जिनका कॉमन फैक्टर 1 आएगा वो को प्राइम कहलाते हैं बच्चों। और जो ऐसे 2 प्राइम नंबर जिसे ट्विन प्राइम कहते हैं, उसका तरीका यह है कि उनका डिफरेंस करने पे 5 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों, 2 बचेगा। 5 में 3 जाएंगे कितना बचेगा, 2 बचेगा। याद रहेगा ये चीज, सभी बच्चों को याद रहेगी। 5 में 3 जाने पर कितना रहेगा, 2 रहेगा। तो इस तरह से पता ये चल रहा है कि ट्विन प्राइम वो है कि जो 2 प्राइम नंबर ऐसे जिनका हम माइनस करें, डिफरेंस निकालें, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। याद रहेगा सबको। अब इसके बाद यहां पर जी, इसके बाद यहां पर जो है आपके पास जो और चीजें हैं वो बहुत सारी चीजें हम बता चुके हैं। और इसके अलावा नेक्स्ट चैप्टर की तरफ अब आएंगे क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट सब क्लियर हो गए। नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे मेजरमेंट। नेक्स्ट चैप्टर मेजरमेंट या मेंसुरेशन। चैप्टर हम जो यहां से शुरू कर रहे हैं उसका नाम है मेजरमेंट। बेटा ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चों को ध्यान से सुनना है, समझना है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजरमेंट के नाम से जो चैप्टर है, इसके अंदर क्या क्या चीजें हम पढ़ने वाले हैं, लेंथ, मास एंड कैपेसिटी। 3 चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे, लेंथ और मास और कैपेसिटी के बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन इसको ध्यान से आपको सुनना है, जो कॉन्सेप्ट, जो ट्रिक मैं बताऊंगा कैसे इसको याद रखनी है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी
वैल्यूज हैं, बहुत सारी आपकी अलग अलग मेजरमेंट है यहाँ पर आप देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मीटर की। मीटर असल में इसके अंदर अगर हम इसके राइट साइड में जाते हैं तो ये इसके सारे छोटे भाई हैं, और इसके लेफ्ट साइड में जाते हैं तो ये इसके सारे बड़े भाई हैं। कैसे याद रखेंगे बच्चों? मीटर से ये वाले जो हैं बिगर वाले हैं, बिगर इसके बड़े भाई हैं, बिग और बिगर ऐसे कह सकते हैं, और ये वाले जो हैं स्मॉलर हैं, यानी ये सब छोटे वाले हैं, इसके छोटे भाई हैं। याद रखना प्यारे बच्चों कि 1 मीटर के अंदर, बेटा इसको नहीं करें, इधर फोकस करें, 1 मीटर के अंदर अगर मैं बात करूंगा कितने डेकामीटर होते हैं, DAM से मतलब डेकामीटर, जो कॉन्सेप्ट में बता रहा हूं ढंग से यहां सुनना है, समझना है। 1 मीटर के अंदर 1 मीटर के अंदर, या ऐसे कह लीजिए 1 डेकामीटर के अंदर 10 मीटर होते हैं। तो यानी क्योंकि ये इसका बड़ा भाई है, जाहिर है कि इसकी वैल्यू अपने आप में ज्यादा होगी। तो ये एक अकेला डेकामीटर, मैं इसको कैसे लिखूंगा बच्चों कि 1 डेकामीटर, यानी मैं लिख सकता हूं 1 डैम के अंदर आपका 10 मीटर होते हैं। तो ऐसे याद रखेंगे। अब इससे बड़ा भाई ये बड़ा भाई था, इससे कितने साल बड़ा था? 10 साल बड़ा था, ऐसे समझ लो। अब इससे बाद ये इससे 100 साल बड़ा है। तो एक यहां पर हेक्टोमीटर के अंदर, यानी यहां पर शॉर्ट में मैंने HM लिखा है, तो 1 हेक्टोमीटर के अंदर याद रखना बच्चों, तो इसके अंदर 100 मीटर होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? 100 मीटर। अब ये इससे कितने साल बड़ा है? 1000 साल बड़ा है। कितने साल बड़ा है बच्चों? 1000। तो मैं ऐसे कहूंगा कि 1 किलोमीटर के अंदर, यानी ये क्या था? मीटर, बीच का मामला है मीटर का, इसके कुछ बड़े भाई हैं, ये टोटल एक फैमिली है। इस तरह से समझो, ये टोटल एक फैमिली है। तो फैमिली क्या है? 1 मीटर है, तो एक लड़का है जिसका नाम मीटर है। अब इसके 3 बड़े भाई हैं, एक का नाम है डेकामीटर, एक का नाम है हेक्टोमीटर, और एक का नाम है किलोमीटर। आगे बात समझ। अब इसके 3 छोटे भाई हैं, एक का नाम है डेसीमीटर, एक का नाम है सेंटीमीटर, और एक का नाम है मिलीमीटर। तो सवाल इस बात का है कि एक फैमिली के अंदर कितने मेंबर हैं? 7 मेंबर हैं। तो भाई बीच वाला जो है उसका नाम है मीटर। मीटर से आप लोग को याद रखना है, मीटर से बड़े भाई कौन कौन से हैं? डेकामीटर, फिर हेक्टोमीटर, फिर उसके बाद किलोमीटर। याद रहेगा, डेकामीटर और हेक्टोमीटर और किलोमीटर, ऐसे याद रहेगा सबको। रशद याद रहेगा, अनस याद रहेगा। इसी तरह से 1 मीटर के अंदर, 1 मीटर के अंदर, यानी यहां पर कहेंगे 10 डेसीमीटर के अंदर, ये छोटे भाई बेटा ध्यान से सुनना है, 10 डेसीमीटर के अंदर 1 मीटर होता है। तो 1 मीटर को 1/10 में कर सकते हैं। मतलब मेरा ये कहना होगा, ये चीज याद रहेगी यहां से कि 1 किलोमीटर के अंदर कितने बच्चों? 1000 मीटर होते हैं। यानी कहने का मतलब है कि ये मीटर से 1000 साल बड़ा है, ये मीटर से 10 साल बड़ा है, ये मीटर से 100 साल बड़ा है, ये मीटर से 1000 साल बड़ा है। कैसे याद रहेगा? कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों? कॉन्सेप्ट ये है कि आपने लिखा मीटर। अब मीटर के भाई, मीटर क्या है? बीच की वैल्यू। मीटर क्या है? बीच की वैल्यू। तो इससे ये जो है सारे के सारे आपके बड़े भाई, मतलब मेरा कहना है ये इससे 10 साल बड़ा, ये इससे 100 साल बड़ा, और ये इससे 1000 साल बड़ा। याद रहेगी ये बात सबको? ऐसे याद रहेगा। तो हम कैसे कहेंगे? 1 मीटर में डेकामीटर कितने होंगे? 10 डेकामीटर। 1 मीटर में हेक्टोमीटर कितने होंगे? 100 हेक्टोमीटर। 1 मीटर में किलोमीटर कितने होंगे? याद ये रखना है बच्चों कि जब हम किसी बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो वहां मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और जब छोटी यूनिट से बड़ी की तरफ करते हैं तो वहां डिवाइड करना पड़ता है। इतना याद रखेंगे सभी बच्चे। एक और इंपॉर्टेंट बात है कि अगर डेसीमीटर, यानी 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर, ऐसे समझो, और 1 मीटर के अंदर आपके 1000 मिलीमीटर है। आगे बात समझ में? ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा। अब इसको अगर हम अपोजिट कहते हैं तो भाई अगर मैं सिर्फ ऐसे कहूं कि 1 डेसीमीटर में कितने मीटर होंगे? 1/10। 1 सेंटीमीटर में कितने होंगे? 1/100। और 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होंगे? तो वहां 1/1000 है। क्योंकि याद कैसे रखना है भाई? 1 मीटर है, एक लड़के का नाम क्या है? मीटर, और उसके बड़े भाई कौन है? डेसीमीटर। ये कितने साल बड़ा है? इससे 10 साल बड़ा। जो चीज बड़ी है तो वो इसके बराबर होगी, मतलब एक डैम के बराबर, इसमें 10 मीटर, यानी ये इससे 10 साल में बड़ा हो तो कह सकते हैं कि 1 डेसीमीटर में, 1 डेकामीटर में सॉरी, वो 10 मीटर होते हैं, और 1 हेक्टोमीटर में 100 मीटर होते हैं, और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। लेकिन इसी जगह अगर इधर आएंगे तो ये छोटे हैं, तो वैल्यू यहां पर मीटर की ज्यादा होगी अपने आप में। तो 1 मीटर में 10 डेसीमीटर, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, और 1 मीटर में 1000। इतना याद रहेगा मिलीमीटर। क्लियर सबका? आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसका एक फोटो ले लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे देखेंगे बच्चों,
आगे यहाँ पर कुछ और भी स्टैंडर्ड है जो आपको याद रखने हैं ग्राम और किलोग्राम के। अब हम यहाँ पर बात करें, अभी हमने जो बात की बच्चों वो कौन सी फैमिली का मेंबर था, मीटर वाला। सारे मीटर की फैमिली थी। मैंने क्या बताया एक बार फिर ओवरव्यू करेंगे। मीटर में 3 बड़े भाई मीटर के और 3 मीटर उसके बाद निकालने सीधे बैठे 3 छोटे भाई। तो जो बड़े भाई हैं इधर देखें, जो बड़े भाई हैं मीटर के वो कौन कौन से हैं? बड़े भाई किलोमीटर। किलोमीटर सबसे बड़ा हो गया, वो 1000 साल बड़ा। फिर उसके बाद हेक्टोमीटर वो 100 साल बड़ा। फिर डेकामीटर वो 10 साल बड़ा। और छोटे भाई की अगर मीटर की बात कर रहे थे वो क्या था? सीधे बैठे, इधर देखिए बेटा, इधर देखिए, उसको छोड़ दीजिए, सीधे बैठिए। मैं बार बार कह रहा हूँ बैक पे फोकस नहीं करें, इधर फोकस करें। हाँ बताइए। डेसीमीटर, फिर उसके बाद इधर सेंटीमीटर और फिर मिलीमीटर। अब याद रखो डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर तीनों छोटे हैं ना, तो 1 मीटर के अंदर कितने डेसीमीटर होंगे? 10। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? सेंटीमीटर 100। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर मिलीमीटर होंगे? 1000। अब हम दूसरी फैमिली की तरफ आ गए। हमने देखा हमारे मोहल्ले में एक फैमिली थी जिसका नाम था मीटर, और मीटर के 3 बड़े भाई 3 छोटे भाई। उसका कॉन्सेप्ट याद रखना है जो मैंने अभी बताया वीडियो। अब हम बात करेंगे ग्राम की। तो ये दूसरा फैमिली है, ये दूसरा पड़ोसी है हमारा, इसका नाम है ग्राम। क्या नाम है भाई? ग्राम। क्या नाम है? याद रहेगा रशद? ऐसे याद रहेगा। ग्राम के भी 3 बड़े भाई और 3 छोटे भाई। इसी में मैं समझाता हूँ टेबल में। 1 ग्राम के अंदर 10 डेकाग्राम होते हैं। 1 ग्राम के अंदर 100 हेक्टोग्राम होते हैं। 1 ग्राम के अंदर, क्या सही बोल रहे हैं आप लोग? क्या सही बोल रहे हैं आप लोग? तो फिर आप कह रहे हैं इतने होते हैं। ऐसे समझो इसको कि 1 डेकाग्राम के अंदर 10 ग्राम होते हैं बेटा। 1 डेकाग्राम के अंदर 10 ग्राम। 1 हेक्टोग्राम के अंदर कितने? 100 ग्राम होते हैं। 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम होते हैं। ऐसे याद रहेगा। ये बल्कि 1 ग्राम नहीं है। हाँ, ये वाली चीज जो छोटा है, जो अपने आप में बड़ा है, वो अकेला है, उसके बराबर बहुत सारी चीज हो सकती है, तो वो बड़ा माने। अब जब ये वैल्यू इससे बड़ी है भाई, तो जाहिर है कि यहाँ पर एक अकेले डेकाग्राम में 10 ग्राम होंगे। ये छोटा है ना, तो इसका एक्सपीरियंस ज्यादा है, ये बड़ा है। तो इसलिए यहाँ पर 1 डेकाग्राम में कैसे याद रखेंगे? ग्राम के 3 बड़े भाई कौन कौन से हैं? डेकाग्राम, हेक्टोग्राम और किलोग्राम। अब याद कैसे रहेगा? 1 डेकाग्राम में कितने ग्राम आएंगे? 10। 1 डेकाग्राम में कितने हेक्टोग्राम आएंगे? 1 हेक्टोग्राम में कितने आएंगे? 100 ग्राम आएंगे। और 1 किलोग्राम में कितने ग्राम आएंगे? 1 किलोग्राम में कितने ग्राम आएंगे? 1000। 1 किलोग्राम में कितने आएंगे? 1000। तो अगर मैं इस बात को ऐसे कहूं भाई 1 ग्राम में कितने किलोग्राम आएंगे, तो आप 1/1000 कर देंगे। 1 ग्राम में कितने हेक्टोग्राम आएंगे? 1/100 कर देंगे। दर्शक बात समझ में आ रही है बच्चों सबके? और 1 ग्राम में कितने डेकाग्राम आएंगे बच्चों? तो आप 1/10 कर देंगे। ये पॉइंट याद रहेगा। इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर आएगा डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। क्या रहेगा? डेसीग्राम, सेंटीग्राम और मिलीग्राम। तो ये वाले, इसके छोटा ये है, उससे छोटा ये है, और सबसे छोटा ये है। ऐसे याद रखना है। तो ग्राम के 3 छोटे भाई, उनका नाम क्या है? डेसीग्राम। और उससे छोटा सेंटीग्राम, और उससे छोटा मिलीग्राम। बात समझ में आ रही है? तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ये क्लियर हो रहा है कि यहाँ आपके पास में डेसीग्राम। अब डेसीग्राम की बात करेंगे तो 1 ग्राम में आपके कितने डेसीग्राम होंगे? 1/10। 1 ग्राम में 1/100। और इसी तरह से 1 डेसीग्राम में अगर बात करें, सेंटीग्राम में 1/100 ग्राम, और 1 मिलीग्राम में 1/1000 ग्राम। याद रहेगा? मैंने क्या कहा? 1 डेसीग्राम में कितना होगा? आप ये फोकस करो। और 1 सेंटीग्राम में कितना होगा? 1/100 ग्राम। 1 मिलीग्राम में कितना होगा? 1/1000। एक चीज होगी। 2 फैमिली के बारे में पढ़ ले। अब तीसरी फैमिली के बारे में पढ़ेंगे। जो तीसरी फैमिली के बारे में पढ़ेंगे वो क्या है? लीटर। वो है आपका लीटर। बस इसके बाद क्लास ओवर कर रहे हैं। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट आप लोग को याद रखने हैं और इसको रिवाइज करना है और नोट करके लाना है। ठीक है बच्चों? तो एक आपका है लीटर। अब तीसरी फैमिली का नाम है, तीसरी फैमिली का एक मेंबर है जिसका नाम है, तरह का पड़ोसी है, उसका नाम है लीटर। क्या है? लीटर। अब लीटर के भाई यहाँ पर 3 बड़े भाई। एक भाई ये है डेका लीटर, एक भाई है हेक्टोमीटर, और एक भाई है जिसका नाम है किलोमीटर। याद रहेगा? सबको याद रहेगा? तो 1 लीटर के अंदर कितने हैं भाई? 1 डेसीलीटर। ऐसे समझो, 1 डेकालीटर में 10 लीटर, और 1 हेक्टोलीटर में बोलो भाई 100 लीटर, और 1 किलोलीटर में 1000 लीटर। याद सबको रहेगा? लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं, 1 डेसीलीटर में
एक डेसीलीटर में 1/10 लीटर। एक सेंटीलीटर में बच्चों कितना होगा 1/100 और एक मिलीलीटर में कितना होगा 1/1000 होगा। बात क्लियर हो गई? ये याद रहेगा सबको? पक्का याद रहेगा? एक बार फिर रिवाइज करते हैं तीनों भाइयों के बारे में। 5 मिनट निकाल करके बस क्लास ओवर कर रहे हैं। सभी बच्चे फोकस करेंगे, पेन कॉपी को रख दीजिए, मेरी तरफ देखिए और मेरे साथ बोलिए। बस 5 मिनट में फिनिश कर रहे हैं। सुने गौर से। सबसे पहला भाई कौन सा था? सबसे पहला फैमिली मेंबर गिराम था। गिराम में अभी इससे पहले हमने ग्राम पढ़ा था, सबसे पहले ग्राम पढ़ा था, ठीक है, मीटर पढ़ा था, सबसे पहले मीटर। अब जरा गौर से सुनो, मीटर के 3 बड़े भाई कौन कौन से हैं? डेकामीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर। तो एक डेकामीटर में कितने मीटर थे भाई? 10। एक हेक्टोमीटर में कितने मीटर थे? 100 और एक किलोमीटर में 1000। अब इसी तरह तीन छोटे भाई वो कौन कौन से थे? डेसीमीटर और सेंटीमीटर और मिलीमीटर। बात समझ में आ गई? तो एक डेसीमीटर में कितना होगा 1/10 और उसके बाद क्या था? सेंटीमीटर में कितना होगा 1/100 और एक मिलीमीटर में कितना होगा 1/1000। अब दूसरा मेंबर आपके मोहल्ले का था जिसका नाम था ग्राम। ग्राम के 3 बड़े भाई कौन से हैं? डेकाग्राम, हेक्टोग्राम एंड किलोग्राम। और इसमें भी 10, 100 और 1000 का पैटर्न चल रहा है। याद रहेगा सबको? अब इसके बाद बच्चों 3 छोटे भाई वो कौन कौन से हैं? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। डेसीग्राम, सेंटीग्राम और मिलीग्राम। इसमें भी 1/10, 1/100, 1/1000 का कॉन्सेप्ट रहेगा। दिमाग में बात भर लो। फिर तीसरा पड़ोसी है तला का, उसका नाम है लीटर। अब लीटर के 3 बड़े भाई कौन से हैं? डेकालीटर, हेक्टोलीटर, किलोलीटर। और इसमें कॉन्सेप्ट क्या है? वही 10, 100 और 1000 का है। बस ये फर्क ये है कि ये एक अकेले डेकालीटर में 10 लीटर आ जाते हैं, एक हेक्टोलीटर में 100 लीटर आ जाते हैं और एक किलोलीटर में प्यारे बच्चों 1000 लीटर आ जाते हैं। लेकिन 3 इसके छोटे भाई है, डेसीलीटर, सेंटीलीटर और मिलीलीटर। तो भाई डेसीलीटर के अंदर अकेले डेसीलीटर में 1/10 या इसको ऐसे कह लो 1 लीटर में 10 डेसीलीटर या 1 लीटर में 100 सेंटीलीटर और 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर। पॉइंट टू बी नोटेड हियर। होप के समझ में आया होगा सबको। तो आज की क्लास में आप लोगों को यकीनन अगर ढंग से सुना है और पूरी क्लास को समझा है तो जरूर समझ में आया होगा। और उम्मीद है कि जितने भी बच्चे यहाँ पर देख रहे हैं वो लाइक जो वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं और कौन कौन से चैप्टर और पढ़ने हैं आप लोग को। अगली क्लास में हम अब जब भी वक्त रहेगा अगली क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर को लेकर के आएंगे और वो भी इसी तरह से ट्रिक वाइज और कंसेप्चुअल प्रॉपर पढ़ाया जाएगा। और पहले अगली इससे बाद वाली क्लास में PYQs और आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस कवर कराए जाएंगे। ठीक है, उम्मीद है सबके समझ में आया होगा।